हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास झक्कास एकदम बढ़िया वाले होंगे। तो जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो एंड क्या करो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, ये छोटा सा दो काम मैं तुमको देती हूँ। सबसे पहले क्लास में आओ, चैनल को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, चैनल को जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब करो। ये छोटे छोटे सा काम होता है जो आप लोग कर लिया करो। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। लेकिन ये है कि जब जागो जब ही सवेरा, ठीक है, जब मिलो तभी हमारा गुड मॉर्निंग। ओके, तो गाइस ये हमारी क्लास शाम को चलती है 9 PM, ठीक है। तो ये 3 दिन चलती है सप्ताह में, ध्यान देना। ये चलती है हमारी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो ये क्लास आज हमारी वेडनेसडे है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। हमारी क्लास है क्लास नंबर 30। तो इससे पहले भी जिसने भी 29 क्लासेस नहीं किए हैं याद से कर लेंगे। 29 क्लास में यहाँ पे करा चुकी हूँ। ये क्लास चल रही है गाइस आपकी एसएससी जीडी प्रेजेंट में है एंड यूपी पुलिस, इन दोनों को नजर में रखते हुए दोनों के ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो जो एग्जाम्स में आते हैं। और इसमें हमारा क्या है, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, कुछ हमारे जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एंड करंट अफेयर के साथ मैं यहाँ पे सीरीज आपको करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाए। क्लास को क्या करें, बहुत प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट सा सुंदर सुंदरता सा, जितने सुंदर स्वीट प्यारे से आप वो शेयर कर दो, है ना, जल्दी से। चले, तो गाइस देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, ये मेरी सुबह सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, डेली सुबह 7:30 बजे होती है। तो इसको जरूर डेली ज्वाइन किया करो। मॉर्निंग में 7:30 बजे रोजाना चलती है ये क्लास। कब चलती है? रोजाना, ठीक है। अब ये क्लास स्टैटिक जीके के साथ चलती है, ध्यान रखना, और हमारी ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक। चल, तो एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, मोटिवेशन है हमारा, अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी, है ना। कहते हैं ना, अपनी रफ्तार को बनाए रखो, हौसला बुलंद रखो, मंजिल मिल ही जाएगी। और जिस दिन आपको मंजिल मिली उस दिन क्या होगा, दुनिया अपने आप आगे आपके सामने क्या है, सल्यूट करेगी, ठीक है। तो बस यही छोटी से प्यारे से मोटिवेशन के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, बहुत प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट सा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए भाई, ये कह रहा है किसी भी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम जो एज है, जो न्यूनतम आयु है, वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर करिए, क्लास को शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ एज दे रखी है हमें, है ना, कुछ आयु दे रखी है जो हम सारी आयु पे चर्चा करेंगे। ये कह रहा है भाई 25 वर्ष, तो 25 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी लोकसभा, है ना, लोकसभा के लिए, एंड आपकी विधानसभा, विधानसभा, इन दोनों के लिए कितनी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इनके मेंबर्स बन सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में इसने दिया है 30 वर्ष। 30 वर्ष जो आयु दी जाती है गाइस, आपको पता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल, ठीक है, इनका जो है ये बनने के लिए आपको मिनिमम 30 वर्ष की एज चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, सॉरी, अरे मैंने गलत लिख दिया बेटा, गलत हो गया, गलत गलत, सॉरी, इसको करेक्ट करना, करेक्ट करना। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल यहाँ होगा 35 वर्ष में, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो बच्चे, वो गलती से ऊपर लिख गया है, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं, जो मैंने अभी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, ये होगी हमारी किसके लिए? राज्यसभा, राज्यसभा, है ना, और प्लस आपकी विधान परिषद, विधान परिषद, इन दोनों का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। अब 21 वर्ष किसका मेंबर बनने के लिए चाहिए, ये आंसर करो, क्लास को भी शेयर करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो 21 वर्ष एज है गाइस, आपने सुना होगा, जो पंचायतों के चुनाव है ना, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनके लिए आपको मिनिमम कितनी 21 ईयर एज की जरूरत होती है। पंचायत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायतों के चुनावों के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष का जो है यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दूंगी मैं, आप होमवर्क में करके बताओगे कि प्रधानमंत्री जो पीएम है, इनके लिए कितनी एज चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी एज का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को? ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर
सी 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 35, यानी राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए। किस आर्टिकल में आते हैं भाई राज्यपाल, सभी को पता है 155 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 155 में एक व्यक्ति, एक पद होगा जिसको हम क्या कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे। और राज्यपाल आप सभी को पता है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है ना, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नॉर्मली मैं हजारों बार क्लास में बता चुकी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, नगरीकृत है ना, नगरीकृत हम बात कर ले रहे हैं भैया, सबसे अधिक जो है जिसमें क्या है, अर्बनाइज्ड यानी शहरी, सबसे अधिक हम कहें अर्बनाइज्ड या शहरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा है, ये यहाँ पे आंसर करो, ठीक है। क्लास को शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी से, चलिए ओके। अब देखो यहाँ पे बात करें हम 2011 की जनगणना की, सबसे पहले हम देखेंगे 2011 की जो जनगणना है इसका वाक्य, ठीक है, हम कहें इसका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, या हम कहते हैं इसकी टैगलाइन क्या थी, तो याद रखेंगे इसकी टैगलाइन थी हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है, इसकी टैगलाइन थी 2011 की जनगणना की, तो ये आपको याद रखनी है। अब क्या याद रखना है, भारत में सबसे पहले, सबसे प्रथम जनगणना कब होती है, याद रखेंगे भारत में, तो ये होती है 1872 में, किसके समय में गाइस, लॉर्ड मेयो के समय में, किसके, लॉर्ड मेयो, है ना, लॉर्ड मेयो के समय में, ओके। उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड मेयो, इसके समय होती है। लेकिन मैं यही बात करूं, भारत की पहली नियमित जनगणना, ठीक है, प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में होती है, तो ये याद रखना, ये होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय होती है, ये भी आप याद रखो। अब नियमित से मतलब गाइस कि संपूर्ण भारत में होती है, संपूर्ण भारत, ठीक है, संपूर्ण भारत में जनगणना होती है इस समय। इससे पहले जो लॉर्ड मेयो के समय में होती है वो कुछ क्षेत्रों में होती है, मतलब पूरे भारत में नहीं होती, लेकिन हम कहें संपूर्ण भारत में 1881 में होती है, इसीलिए इसको नियमित रूप से हम कह देते हैं जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए क्लास को शेयर करते जाए, प्यारा प्यारा सा लाइक एंड शेयर जरूर करते जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2-3 पॉइंट और जहां से क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं आपके, कि भारत की कौन से क्रम की जनगणना है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे हम 2011 की जो जनगणना है हमारी, भारत की 15वीं जनगणना है, कौन सी, 15वीं जनगणना है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँ स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, कौन सी है बच्चे, 7वीं जनगणना है, ठीक है। लेकिन मैं यही कह दूं कि 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है, ठीक है, मैं कह दूं 21 सेंचुरी की, ठीक है, 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है, तो याद रखेंगे ये है सेकंड, यानी दूसरी जनगणना है, ओके। तो ये आपको सारा याद रखना है, क्योंकि देखो 10 साल में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है जनगणना, तो भाई 2001 में हुई थी, फिर 11 में हुई, 21 वाली अभी आई नहीं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वैसे ही डिले हो गई वो, ठीक है। तो ये हमने जनगणना देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है कि हमारा जो जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, ठीक है, कौन थे, तो भाई 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो याद रखेंगे ये थे सी चंद्रमौली, क्या नाम है इनका, सी चंद्रमौली, ठीक है, सी चंद्रमौली थे यहाँ पे, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन, सभी को पता है 121 समथिंग पॉइंट में कुछ है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, 121 जो है आपकी हो गई है अरब। देखो तो आंसर हमारा क्या होगा, मेरी क्लास में आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा हमारा, न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा क्या है हमारा नगरीकृत प्रदेश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है, याद रखना। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व भी दिल्ली का है, अगर केंद्र और राज्य दोनों में हम पूछे ओवरऑल, ठीक है। अगर राज्यों में जनघनत्व पूछे तो बिहार का सबसे ज्यादा है, आपको पता है 11,6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओवरऑल पूरे भारत में पूछे तो दिल्ली का ही जनघनत्व सबसे ज्यादा है, कितना है, 11,000, ठीक है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, ठीक है।
बिहार में कितना था 1106, वहां 100 में ही है कुछ और यहाँ पे हजारों में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच जुड़ा है? ठीक है, रंगमंच है एक हम कह सकते हैं सॉरी, रंगमंच से मतलब है गाइस कि यहाँ पर एक जो है नाटक भी किया जाता है, नाट्य भी खेला जाता है लोगों के द्वारा, गीत संगीत भी कह सकते हैं। माच, माच, इसको माच लिखा है ना, हमें इसको माच भी मिलेगा। माच आपसे पूछ लेगा माच नृत्य, माच नृत्य या माच नाट्य कार्यक्रम या माच रंगमंच किस राज्य में होता है? ठीक है, तो आपको माच भी मिल जाएगा, माच भी मिल जाएगा। तो किस में होता है? देखो यहाँ पे कुछ और दे रखा है, देखो माच में लिख दे रही हूँ, ठीक है, इसको हम माच भी कहेंगे। क्या कहेंगे? माच। देखो इंग्लिश में इसको माच ही लिखा हुआ है, माच ही लिखा हुआ है। छ लगने से इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? अगर हम मैं इसको छ लगाऊं तो छ में डबल एच लगता है। हम अगर छ शब्द को लिखेंगे तो भाई सी डबल एच से आता है ना, छ, सी डबल एच, छ। तो माच नहीं होगा, ये माच होगा। ठीक है, हिंदी में उसको माच कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना आपको कोई माच दे दे तो एक ही बात है। कहाँ होता है ये होता है मध्य प्रदेश में। पहले तो आप आंसर ही देख लो कहाँ पर होता है। ये होता है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। अब देखो मध्य प्रदेश में तो ये माच होता है। हम बात करते हैं केरल में। केरल में एक नृत्य होता है, बड़ा ही फेमस है, आपका शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, और एक और शास्त्रीय नृत्य है केरल में, कौन सा है? आपका कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दो शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें दो क्लासिकल डांस हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब देखो इन्हीं भारतीय राज्यों में एक राज्य और जुड़ गया आपका, उड़ीसा। उड़ीसा के भी दो क्लासिकल डांस हो जाते हैं। हालांकि जो छऊ है वो 3 राज्यों का, छऊ, छऊ जो क्लासिकल डांस है 3 राज्यों का है, आपका झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा। और उड़ीसा का एक और है, ओडिसी भी है। तो अगर हम कहें तो छऊ उड़ीसा का भी है और ओडिसी भी उड़ीसा का है, तो दो वाला उड़ीसा भी हो गया। लेकिन पूरे तरीके से तो आपको पता है छऊ सिर्फ उड़ीसा का नहीं है, वो 3 राज्यों के पास उसका अधिकार है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 2 क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो अंदर अंतर इस टाइप के क्वेश्चन में समझा करो। असम में हम बात करते हैं यहाँ पे भी एक क्लासिकल डांस है, सत्रिया। सत्रिया ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। और एक और होता है यहाँ बहु, बिहू। ठीक है, बिहू नाम का भी होता है, बिहू नाम से नृत्य भी होता है यहाँ। ठीक है, संगीत भी है यहाँ, उत्सव भी होते हैं बिहू नाम से। तो ये भी याद रखना असम के बारे में। हम बात करते हैं कौन सा राज्य बच गया? हमारा कर्नाटक। यहाँ का बड़ा ही एक फेमस नृत्य है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान है तो इससे क्वेश्चन को बनते हैं, तो इसे याद रखना। ठीक है, यक्षगान यहाँ का बड़ा ही फेमस एक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगला। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं घटता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है? आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी आपको पता होगा, देखो 2 शब्द पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का हम कहें आविष्कार किसने किया या इसके पिता, ठीक है, या आविष्कारक कौन है? ठीक है, पिता या आविष्कारक कौन है? तो आप सभी को पता होगा आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन है गाइस, आप सभी को पता हो 1869। कब? 1869 में किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा, है ना, दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दी गई, है ना। जिसमें उस समय कितने तत्व थे? तो उस समय जब इन्होंने आवर्त सारणी दी तो गाइस 63 तत्व, है ना, 63 एलिमेंट्स थे, हमारे तत्व थे किसमें? आवर्त सारणी में। लेकिन यहीं पे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले घुमा के कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना, आधुनिक सारणी के जनक या पिता किसको कहा जाता है? या आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक, तो ये है मोस्ले। किसको? ठीक है, हेनरी मोस्ले को कहा जाता है, याद रखेंगे हेनरी मोस्ले, इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता कहा जाता है। अब ध्यान देना है, अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि भाई वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो कितने हैं? अभी 118। ठीक है, कितने हैं? तो अभी कितने तत्व हैं गाइस? 118 तत्व हैं वर्तमान में आवर्त सारणी में। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चल आंसर होगा हमारा परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन डी होगा परमाणु त्रिज्या, याद रखेंगे।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, आवर्त सारणी के जो है आविष्कारक से कई बार क्वेश्चन बने हैं, कई बार। आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी दोनों में ही अंतर याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र डैश का होता है। चलिए, फुटबॉल मैदान का जो गोल क्षेत्र होता है, यहाँ पर उसका क्या दे रखा है गाइस, उसका जो है माप दे रखा है, कितना कितना होता है। ठीक है, कुछ गज कुछ में दे रखा है। चलिए आंसर करेंगे। क्लास को शेयर करते जाएं जल्दी जल्दी से, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएं, बहुत फास्ट सभी शेयर करेंगे, है ना। सभी को गुड इवनिंग है, सभी का वेलकम है। सभी क्लास को क्या करेंगे बच्चे, एक बहुत ही स्वीट सा, सुंदर सा, प्यारा सा लाइक एंड शेयर। चले ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान देना। हमारा आंसर यहाँ पे देखो, ऐसे अजीब से फैक्चुअल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, ये बड़े भयंकर होते हैं। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मेरी बहुत प्यार से बात सुनना, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप छोड़ देना, क्योंकि इतना फैक्चुअल डाटा है कि एग्जामिनर के बाप में भी दम नहीं, बाप क्या दादा परदादा में भी दम नहीं है कि वो इसको करते हैं। ठीक है, बिना रट्टे मारे या बिना पढ़े। तो याद रखना, ये बहुत ही फैक्चुअल है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम की फाइट से बाहर करने के लिए, आपको फेल करने के लिए, आपको फंसाने के लिए ही डालता है एग्जाम में। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, फाड़ के फेंक दो इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन करने की कोशिश मत करो। अगर पता है तभी करना। तो कितना होगा, 6 गज गुणा में 20 गज। ठीक है, 6 गज यहाँ पे होगा इंटू 20। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 गज गुणा में 20 गज का क्या है, आपका फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र का माप होता है। ठीक, क्योंकि ये इतना फैक्चुअल है। आप कैसे किस किस का, बहुत सारे गेम है भैया, हजारों गेम है, आप किस किस के क्षेत्र का जो है मैदान का, फील्ड का माप याद रखोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फैक्ट है, याद भी रख लोगे तो कुछ देर बाद भूल जाते हो तुरंत। तो इन्हें छोड़ ही दिया करो। एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले और नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दो। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार, हाँ, नेगेटिव मार्किंग के बेटा 2 रूल होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी, देखो 1/2 तो बहुत रेयर ही एग्जाम में होती है, 1/3 की मिलती है आपको, 1/4 की मिलती है, 1/5 की भी मिल जाती है। ठीक है, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तब भी उस कंडीशन में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 1/3 की भी काफी होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि मैम क्वेश्चन संख्या हमारी कम हुए हैं सही क्वेश्चन, तो आप रिस्क ले लेना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में रिस्क ले सकते हो आप। ठीक है, वहां पे इतना खतरा नहीं है। 1/5 की में तो एकदम बल्ले बल्ले ही होती है आपकी। ठीक, लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में सोच समझ के करना आप इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 1/2 की तो बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलती है आपको। किस प्रकाशन ने फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया है। भाई कौन सा इनमें से ऐसा प्रकाशन है जिसने फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, देखो अभी हाल ही में विश्व का जो है सेंट्रल बैंक का गवर्नर का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था किसको, शक्तिकांत दास को, है ना। सेंट्रल बैंक गवर्नर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला, या हम कहें सबसे अच्छे बैंकर का पुरस्कार, सेंट्रल बैंकर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को मिला था। A++ रेटिंग भी दी गई थी उनको। तो याद रखना, ऐसे ही ये कह रहा है फेडरल बैंक को क्या है, बैंक ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस प्रकाशन के द्वारा, तो याद रखें किसके द्वारा गाइस, द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। ठीक है, द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा सम्मानित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णा, प्रवरा, मनेर, वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, पूर्णा, प्रवरा, मनेर, वर्धा ये किसकी है, ये उसी की सहायक नदियां जिसकी और भी है, जैसे पेनगंगा, वेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, किसकी सहायक नदियां, बताओ किसकी बात हो रही है ये। ओके, क्लास को शेयर भी करते जाओ, किसकी बात हो रही है। यहाँ पे कुछ नदियां हैं, चंबल, कावेरी, आपकी गोदावरी, सिंधु, किसकी सहायक है गाइस, गोदावरी की है ना। इसकी कुछ और भी है, पेनगंगा, वेनगंगा, आपकी मंजरा, है ना, ये भी इसकी सहायक नदी है। चलिए, प्राणहिता इसी की सहायक नदी, याद रखना। पूर्णा, प्रवरा, मनेर, वर्धा, याद रखेंगे, इसकी सारी ये सहायक नदियां हैं गोदावरी की। गोदावरी डेल्टा, गोदावरी जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहलाता है, याद रखना। कृष्णा गोदावरी डेल्टा दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहलाता है। और गोदावरी को याद रखना, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना। चलिए
देखो दक्षिण की गंगा के नाम से हम तमिलनाडु में जो कावेरी है उसको भी जानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए, निम्न में से कौन सा वाडियार राजवंश 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडोर सार्वजनिक शैली का उदाहरण है? ये कह रहा है कौन सा वाडियार राजवंश के 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडोर सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। वैसे 1912 में क्या है, यहाँ पे जो है इंडोर सार्वजनिक शैली में एक यहाँ पर कुछ यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, कुछ भी आपका इमारत बनाई गई, वो वाडियार वंश के 24वें शासक से रिलेटेड है। अब आपको मुझे बताना है कि जो ये वाडियार राजवंश है, ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? वाडियार राजवंश जो था भारत के किस हिस्से में था, या हम कहते हैं आज के किस राज्य में था, ये आपका होमवर्क है, इसे आप करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, मैसूर महल दे रखा है, लालगढ़ महल दे रखा है, उज्जैनता महल दे रखा है, एंड यहाँ पे चौमहल दे रखा, चौमहला दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? मैसूर महल। अब देखो आंसर आपको इसी में से निकला है ना, मैसूर महल, आंसर यहीं से निकला है। मैसूर कहाँ की बात हो रही है भाई? कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की बात हो रही है। तो वाडियार कहाँ पर थे? वाडियारों का शासक, वाडियार राजवंश कर्नाटक में था, ठीक है, मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा एवं एलिफेंटा, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? चलिए, एलोरा एवं एलिफेंटा है ना, आपने पढ़ा होगा, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, है ना, किस समय किस काल से संबंधित है? कुल मिला के इन्होंने काल का मतलब यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, काल का मतलब कुछ राजवंश दे रखे हैं इसने, ये पूछ रहा है उनसे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये, ठीक है, गुफा स्थल है, गुफाएं हैं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा जो है द्वीप भी है वहां पे, बड़ी फेमस है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये किसके द्वारा? सभी को पता है भाई, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और राष्ट्रकूट शासक किस क्षेत्र में रहते थे? मैंने आपको बताया था, कुछ आपका जो है दक्षिण पूर्वी गुजरात का रीजन, ठीक है, कुछ हमारा जो है एमपी का, पश्चिमी एमपी का रीजन, कुछ हमारा उत्तरी कर्नाटक का रीजन, थोड़ा सा तेलंगाना का भी पार्ट लग जाता था। इन सब क्षेत्रों को मिलाकर क्या है? राष्ट्रकूटों का शासन था। महाराष्ट्र मेन मेजर मेजर जो क्षेत्र था महाराष्ट्र था उसमें, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र राष्ट्रकूटों का शासन क्षेत्र कहलाता था, और आप सभी को पता है इसके बारे में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? चलिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करें। क्लास को भाई लाइक एंड शेयर करते जाएं बच्चे, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, है ना। सभी का वेलकम है क्लास में, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग है, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आपकी क्लास हम क्या है ये जो है लाइव नहीं ले पाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मेन चीज है हमें पढ़ना है, मेन चीज क्या है? आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मैं लाइव हूँ नहीं अलाउ नहीं हूँ लाइव, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जो मुझे स्टडी में जो देना है वो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आराम से पढ़ो। तो ये कह रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है गाइस? ये है कपिल देव, है ना। चलिए, कपिल देव के बारे में जब हम छोटे छोटे थे, आपके समय में नहीं पता, हमारे समय में एक बड़ा ही फेमस रहता था, बंदर मामा पहन पजामा, देख रहे थे टीवी, कपिल देव ने मारा छक्का उड़ गई उनकी बीवी, ठीक है। तो हम लोग के टाइम पे बड़ा ये जो है छोटी सी आप टैगलाइन कह सकते हैं इसको, बच्चों का मनोरंजन, है ना। बंदर मामा पहन पजामा देख रहे थे टीवी, कपिल देव ने मारा छक्का उड़ गई उनकी बीवी, ठीक है। तो आज जब सोचते हैं ना, बड़े हो गए, तो भाई कपिल देव ने छक्का अपनी बीवी को कैसे मारा होगा? उनकी बीवी मतलब वो बैट से अपनी बीवी को थोड़ी मारेगी उड़ गई, ठीक है। कोई अपनी बीवी के लिए इतना रिस्क थोड़ी लेगा कि उसको मार दे बैट से, और बैट से मारने में भी कहाँ ही इंसान उड़ेगा। अगर मैं तुमको बैट से मारूं तो उड़ोगे थोड़ी, बल्कि तुम उल्टा जड़ दोगे दूसरे के। चलिए, तो ये है ना, तो ये हम लोग के टाइम में कहते हैं ना कि आज अगर ये वाली कहावत होती, मीम ही बन जाता है एकदम से। चले देखते हैं 13वीं, अगला क्वेश्चन है, 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो बस 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल, ठीक है, तो ये किसने जीता है, किस टीम ने, ये पूछ रहा है। आंसर करें गाइस। हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं भारत में? आपको पता ही होगा, हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है भारत में, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो किस राज्य की बात हो रही है? 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो ये हो रही है हमारी पंजाब की,
कहा किसने जीता है गाइस? पंजाब ने इस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है, याद रखना। ठीक है, देखो इस टाइप के जो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने अभी पूछा हॉकी का जादूगर, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम की फाइट से बाहर कर देते हैं अगर गलत हो गए, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा इन्हें सही करके ही आएगा ही आएगा, और आपने गलत कर दिया मतलब भाई आप बाहर हो गए एग्जाम के फाइट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सजीव कोशिका में एक एक सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक है? ठीक है, ये कह रहा है सजीव कोशिका। सजीव कोशिका का मतलब भैया ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जिसमें क्या है भाई, ये जीवित है, सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक है। ठीक है, सजीव यानी जीवित, सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक, सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक का मतलब होता है हमेशा उसमें क्या है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो देता रहता है समय समय पर। ठीक है, चलिए अब देखो इनमें से कौन सा है, पहले तो आप आंसर करो। ठीक है, अब ये जो जिसकी बात हो रही है उसको क्या कहते हैं गाइस? ऊर्जा की करेंसी, ऊर्जा की करेंसी, ऊर्जा की करेंसी या मुद्रा, ऊर्जा की करेंसी या मुद्रा के नाम रूप में भी जाना जाता है ना, ऊर्जा की ऊर्जा कह रही कोशिका, 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 यहाँ लिखो सही से लिखो बेटा, कोशिका, कोशिका की करेंसी या कोशिका की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। किसको, किसकी बात हो रही है? तो बिल्कुल सही है, ये हो रही है एटीपी की। बहुत अच्छे, अब एटीपी की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, आपका काम है आप एटीपी की फुल फॉर्म सर्च करोगे। ठीक है, ये क्या है गाइस, हमें देखो एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को कहते हैं गाइस कोशिका की करेंसी या मुद्रा, है ना, कोशिका की मुद्रा या करेंसी या कोशिका का रुपया या कोशिका का सिक्का, किसी भी नाम से आ जाए। ठीक है, इसी को कहेंगे। अब जब भी लगता है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं गाइस, उनके अंदर क्या है, पावर या एनर्जी खत्म हो रही है और हम ऊपर से कुछ खा भी नहीं रहे, या हमें कोई वीकनेस है, या हमें एनर्जी कहीं और से नहीं मिल रही हमारी सेल्स को, ठीक है, तब क्या करता है ये एटीपी, उस कंडीशन में क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, सेल को एनर्जी देता है। इसीलिए हम कहते हैं सेल या कोशिका का क्या कहते हैं, इसको करेंसी या मुद्रा कहा जाता है, एटीपी को। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे क्या है? तो याद रखना, सजीव कोशिकाओं में एक सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक, सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक का मतलब होता है हमेशा, सार्वत्रिक का मतलब सदा, हमेशा, ऊर्जा का क्या करता है, वहन करता है ऊर्जा को, उसमें हमेशा एनर्जी देता रहता है कोशिका में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा जल्दी से कहीं भी। ठीक है, ऊर्जा की करेंसी या ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा का रुपया, ठीक है, किसको कहा जाता है? याद, ऊर्जा, ऊर्जा का बोल दिया मैंने, एटीपी। ठीक है, एटीपी को कहा जाता है कोशिका, कोशिका का सिक्का, कोशिका की मुद्रा, कोशिका की करेंसी, किसको कहा जाता है? एटीपी को। ओके, याद रखना, मैंने ऊर्जा ऊर्जा आई थिंक बोल दिया होगा तो उसको भूल जाना। कोशिका का, कोशिका की करेंसी, कोशिका का मुद्रा, कोशिका का सिक्का, कोशिका का रुपया, ठीक है, इसको एटीपी को कहा जाता है। क्योंकि एटीपी क्या करता है, सेल को एनर्जी देने का काम करता है। जब लगता है कि भाई सेल को कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही, तो वहीं पर एटीपी एकदम एक्टिव होता है और सेल को एनर्जी देता है, ताकि हमारे सेल्स जो है, हमारी कोशिकाएं डैमेज ना हो, डेड ना हो, मरे ना, मृत्यु ना हो। चलिए, उस्ताद विलायत खान डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। चलिए, तो विलायत खान कह रहा है कि किस संगीत वाद्य यंत्र, किस हमारे यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भैया इनको ख्याति प्राप्त थी। चलिए, ये आप आंसर करो, है ना, कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए इनको ख्याति प्राप्त थी? क्लास को शेयर करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्लास को शेयर करते जाएंगे, है ना। चलिए, तो किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इनको ख्याति प्राप्ति, याद रखना ये था सितार। ठीक है, सितार बजाने के लिए इनको ख्याति प्राप्ति, याद रखें किसको, उस्ताद विलायत खान। ओके, ये याद रखना आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, जिसको हम सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ये भाई बस इसको बीच में हाइफन लगा दिया। 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया कहाँ होती है? पुणे महाराष्ट्र में होती है। अब ये कह रहा है डैश द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार समाज था। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया? आंसर करें। ठीक है, सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की गई थी गाइस? वही आपके पिछड़े, दबे कुचले, दलित वर्गों के उत्थान के लिए की गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है,
तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, ज्योतिराव फुले, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। तो ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। देखो एक व्यक्ति है विनोबा भावे, याद रखना 1951 में इन्होंने एक भूदान आंदोलन, क्या भाई, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन इन्होंने जो है यहाँ पे चलाया था, याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। कहाँ पर चलाया था, तो उस समय ये चलाया था आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उस समय चलाया था आंध्र प्रदेश में। एक जगह है, एक स्थान था, एक गांव था पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में एक जगह थी पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली से। लेकिन आज की डेट में ये पोचमपल्ली कहाँ पहुंच गया, तेलंगाना में, क्योंकि उस समय जो तेलंगाना था आंध्र प्रदेश से अलग टूट के ही तो बना अभी ये 2014 में, तो उस समय तो उसी का पार्ट था। तो गाइस अगर पूछे कि भूदान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। लेकिन पूछे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ से शुरू किया गया था, तो तेलंगाना से। ये आपको याद रखना, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ओके, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना। और आचार्य विनोबा भावे ही कौन है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था उसके पहले सत्याग्रह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है विनोबा भावे जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। चलिए भाई ये कह रहा है सिक्किम में कौन सा मठ स्थित है, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, है ना। क्लास को भी शेयर करेंगे, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएं। देखो अब सिक्किम को हम बात करते हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था सिक्किम को, है ना। सिक्किम को हम बात करते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। देखो सबसे पहले याद रखना 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के तहत, ठीक है, और एक है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36वां संविधान संशोधन, ये भी 1975 ही है, ठीक है, ओके। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या है, भारतीय राज्य में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है, अभिन्न अंग बनाया गया, या कुल मिला के हम कह सकते हैं भारतीय राज्य में इसका समावेशन किया गया। 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और सिक्किम में ही एकमात्र हमारा यूनेस्को स्थल है, क्या नाम है उसका, यूनेस्को का मिक्स्ड जो हेरिटेज साइट है, क्या नाम है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में ही है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत का एकमात्र इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट सिक्किम में। सिक्किम में कुछ दर्रे हैं, जैसे मैं बात करूं नाथुला दर्रा सिक्किम में है। मैं बात करती हूँ जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ये भी याद रखो बहुत अच्छे, ठीक है। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो किन से, 3 देशों से सीमा बनाता है, 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, कौन से, एक तो चाइना, तिब्बत पे चाइना का अधिकार है ना, तो चीन, भूटान और नेपाल, ठीक है, 3 देशों के साथ बॉर्डर बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, सिक्किम है, ये भी आप याद रखो। चलिए ठीक है, और कौन सा राज्य बनाता है, कोई और राज्य बनाता है 3 देशों से बॉर्डर, और कोई राज्य बनाता है, कोई भी नहीं बनाता, एकमात्र भारतीय राज्य है जो 3 देशों से क्या बनाता है गाइस, बॉर्डर शेयर करता है। एकमात्र नहीं, एक और है, एक और राज्य है, मुझे बताओगे आप, ये आपका होमवर्क है, एक और कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक और राज्य है बेटा, एकमात्र नहीं है, एक और राज्य है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, ये है रुमटेक मठ, ठीक है, रुमटेक मठ कहाँ पर है, सिक्किम में है, याद रखेंगे। चलिए एक और राज्य है वो आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है भारत का, है ना, एक और है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश पर NBFC-MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया, ठीक है। डैश पर की जगह होगा यहाँ डैश को, किस डेट को, है ना, यहाँ पर SBI ने किस डेट को, ठीक है, यहाँ पर, या किस डेट पर भी कह सकते हैं, डैश पर भी ठीक है, किस डेट पर कह रहा है ना, मतलब कब जो है यहाँ पे ढांचा तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था गाइस, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, RBI की, ठीक है, RBI। अब मैं बात करती हूँ RBI की, देखो बाहर बारिश पड़ रही है, पानी की आवाज आ रही है, RBI की हम बात करते हैं गाइस, तो कब इसकी स्थापना होती है, देखो 1934 के एक्ट के तहत RBI को स्टैब्लिश किया जाता है, कब, 1935 में, ठीक है। डेट भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल को
1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को स्टैब्लिश होता है आरबीआई। अब क्या याद रखना है आरबीआई के बारे में, अब ये याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई है। भारत सरकार की मुद्रा नीति, मुद्रा नीति, मुद्रा नीति को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है आरबीआई। क्या करता है, नियंत्रित करता है, मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। आरबीआई की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण कब होता है आरबीआई का, राष्ट्रीयकरण, तो ये कब होता है माय डियर, ये होता है 1949 में आरबीआई का क्या होता है बच्चे, राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे 1949 में। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो हम बात करते हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। देखो 25 नंबर के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, क्या नाम है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास का आपको शशिकांत भी मिल जाएगा कई जगह, तो उसे भी याद रखना। 25वें गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है। हम बात करते हैं आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, उसे भी याद रखो, कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है। इसकी सिफारिश पर आरबीआई की क्या होती है बच्चे, स्थापना होती है। ठीक है, सारी चीजें हमें आरबीआई की याद रखनी है बहुत अच्छे से। हमारा जो है सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक हम इसको कह देते हैं। चलिए अब यहाँ पे डेट क्या फिल होगी गाइस, ये होगी 2 दिसंबर 2011, ठीक है, 2 दिसंबर, ओके, 2011 को यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस थी, ठीक है, तो याद रखेंगे आरबीआई ने 2 दिसंबर 2011 को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा, यानी हम कहते हैं कुछ गाइडलाइंस को पेश किया था, ठीक है। चलिए नियामक ढांचा यानी कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ गाइडलाइंस, ओके। अगले क्वेश्चन है, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई। अब देखो याद रखना, गरीबी रेखा से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी कमेटीज कराई थी, कुछ मेजर जो है 4-5 कमेटीज हैं गरीबी रेखा संबंधित अनुशंसा देने के लिए बनी थी। अब आपका होमवर्क है, देखो अभी क्लास में ना फुदका मत करो, क्लास में पता चले तुम फुदक के पहुंच जाओ उधर, कभी याद इधर, कभी गूगल फुदकते, कभी इधर, मत फुदका करो। जो आपको होमवर्क दिया जाता है ना, जहां भी आप नोट्स बनाते हो ना, वहां ऊपर लिख लिया करो, मैम ने दिया है आज ये होमवर्क है, आज ये होमवर्क है, आज ये होमवर्क है। ज्यादा देती नहीं मैं, 2-3 क्वेश्चन ही देती हूँ होमवर्क में। उसको क्लास खत्म होने के बाद आराम से चाहे बुक में से लो, चाहे गूगल से ढूंढो। देखो बुक में से ढूंढोगे, पेज वेज पलटोगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, ऑथेंटिक साइट पे देखो, बेस्ट होता है। देखो टेक्स्ट बुक्स की जो साइट है ना, बड़ी बकवास है, उस पर इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी है। मिस्टेक्स क्या, बहुत पुराना डाटा अपडेट नहीं किया है तो वो गलत होता है। आप दृष्टि की साइट पे, विजन की साइट पे ऐसी ऑथेंटिक, या सबसे अच्छा जो आपकी पीआईबी जो आपकी गवर्नमेंट साइट है उसकी साइट पे, ऐसी ऑथेंटिक साइट पे जाओ, उसको चेक करो कि भाई इसका क्या है, पूरा उसको चेक कर लो, तो वो पता है वो चीज हमेशा आपके लिए छप जाएगी। मेरे होमवर्क देने का एक रीजन होता है आपको कि आपके यहाँ पर चीज छप गई, कि वो खुद से जब वर्क करते हैं ना, खुद से जब सर्च करते हैं, आप कहते हैं ना मैम आपको कैसे याद होता है, ऐसे ही मुझे याद होता है। जब खुद से वर्क करोगे तो चीजें यहाँ फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, कितनी हमारी गरीबी रेखा पे अनुशंसा देने के लिए कितनी कमेटियां बनाई गई थी, कब कब बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारा आप क्या करोगे, आपका काम है, इसको खोजोगे और इसको देखोगे, ठीक है। उसी में खोजने देखने में ही आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखना उसी में याद हो जाएगा। आप कहोगे मैडम हमें तो याद हो गया। चलिए कब, 2005 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी गाइस, सन 2005 में की गई थी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, हाल ही में किस राज्य में अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया, आंसर करें। क्लास को शेयर करते जाएंगे जल्दी से, ठीक है। टिप 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 पानी की आवाज। चलिए ओके, क्लास को शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी से। चलिए ओके, देखते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, हाल ही में किस राज्य में अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान देंगे किस राज्य में शुरू किया गया था गाइस, मध्य प्रदेश में। किसने, मध्य प्रदेश में किया गया है शुरू। देखो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना, नए सीएम कौन बने हैं याद रखना, यहाँ पे बने हैं मोहन सिंह, है ना, मोहन यादव, मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव नए क्या बने हैं गाइस यहाँ पे। पहले कौन थे आपके, शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है। अभी क्या है, मोहन यादव यहाँ के नए सीएम बने हैं, तो इनका नाम बड़े अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला, तबला वादक
तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत के निम्न में से किस घराने से संबंधित है। तो भाई पहली बात तो याद रखो, जाकिर हुसैन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन तबला वादक है या किन को तबला में ख्याति प्राप्त है। तो किसको, उस्ताद जाकिर हुसैन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो जाकिर हुसैन है ये कह रहा है कि ये संगीत के निम्न में से किस घराने से संबंधित है। भाई कौन सा ऐसा घराना संगीत का जहां पर ये अपना प्रदर्शन, तबला प्रदर्शन है ना, किया करते थे, ठीक है, किस घराने से संबंधित है। तो यहाँ पे फर्रुखाबाद, दिल्ली, लखनऊ घराना, पंजाब घराना आदि दे रखे हैं। तो याद रखना ये किस घराने से संबंधित है। चलिए आंसर करें, क्लास को भी शेयर करते जाएं। ओके, संगीत है किस घराने से, तो वैसे ये थे आपके पंजाब घराने से। किससे थे, पंजाब घराने से थे। चलिए क्लास को शेयर करें जल्दी जल्दी से। चलो क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को शेयर करते जाओ। ओके, क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे भाई। एक मिनट बच्चे। ओके, ठीक है, चलिए सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता यानी ध्वनि जो बहुत पतली होती है ना, बहुत बारीक होती है ना, उसका तीक्ष्णपन, उसका तीखापन, ठीक है, वो किसके द्वारा, इसमें ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य या ध्वनि या वेग और आयाम दोनों से, ठीक है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा नापी जाती है, ये मेरी क्लास में आंसर करो एंड क्लास को शेयर करते जाओ भाई, क्लास को शेयर करते जाएंगे। चलिए ओके, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। ओके, चलिए ध्वनि की तीक्ष्णता, या मैं कह दूं ध्वनि की जो है उसका तीखापन, जैसे मान लो तीक्ष्णता क्या होती है, ध्वनि का पतला, जितना पतला होना, जितना तीखा होना, ठीक है। तो किससे नापी जाती है, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये क्या होता है, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ ऑफ साउंड, है ना, ये बताता है ध्वनि की तीक्ष्णता को। ओके, ये भी याद रखेंगे। आवृत्ति पे भी निर्भर करता है, याद रखना आवृत्ति भी इसमें सहयोगी होती है। चलिए तो गाइस क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्या करके, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फॉर पीडीएफ। किस नाम से टेलीग्राम चैनल, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो पीडीएफ में स्कैनर भी होता है, तो आप स्कैन भी कर सकते हैं पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो भाई आई होप क्लास में मजा आया होगा। चलिए क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करेंगे, ठीक है, क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे बहुत फास्ट। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पे हमारी सुबह सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। अब मिलते हैं हम सुबह 7:30 बजे हमारी प्यारी प्यारी से करंट अफेयर्स की क्लास में, जो डेली चलती है हमारी स्टैटिक जीके के साथ। ऑल एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होती है, तो जरूर जुड़ा करो सुबह सुबह, ठीक है। ओके, हमारी ये क्लास होती है शाम को 9 बजे, 3 दिन चलती है गाइस यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन चलती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो आज हमने वेडनेसडे की क्लास को कवर किया। टोटल हम सेट कितने 30 कर चुके हैं, टोटल 30 सेट कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं किए कर लेंगे गाइस। ये एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस को नजर में रखते हुए हम यहाँ पे हमारी क्लास चला रहे हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन किया करो, ठीक। चलिए एक मोटिवेशन के साथ हम क्लास का क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। ओके, अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी, हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी, है ना। तो कहते हैं ना, चाहे धीरे ही चलो लेकिन रफ्तार बनाए रहो। आपने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, चाहे धीरे चलो लेकिन रफ्तार बनाए रहो। खरगोश सोचता है भैया मैं तो बहुत तेज चलता हूँ, वो सो जाता है। कछुआ अपनी रफ्तार में चलता रहता है और लास्ट में क्या होता है, जीत जाता है ना, खरगोश को हरा देता है। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी पढ़ने की स्पीड क्या है, या आप और स्टूडेंट के मामले में क्या है, थोड़ा कम चीजों को कैच कर पाते हो। बस ये अपनी रफ्तार को बनाए रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। अब एक ना एक दिन का मतलब ये मत करना कि मैडम एक ना एक दिन यानी हम 10 साल बाद सिलेक्शन लें, ऐसा नहीं। टारगेट रखा करो कि हाँ हम अभी कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, तो हमें लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन लेके फ्री हो जाना है, बिल्कुल ठीक है। ये टारगेट रखा करो। हालांकि अगर अच्छे से एकदम शिद्दत से
पढ़ाई करोगे ना तो एक साल सफिशिएंट होता है किसी वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, जब हमारा जो बैकग्राउंड है ना कोई भी ऐसा नहीं होता स्टडी का, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट फील्ड में नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है बच्चों को पैटर्न समझने में ही, एग्जाम का जो है फ्रेम समझने में ही, समझने में कि एग्जाम होता क्या है, उसी में 6-7 महीने तो बच्चों ऐसे निकल जाते हैं भटकते भटकते मार्केटों में, कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ये सब चीज में। ठीक है, हालांकि आजकल आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हर चीज के लिए आपको गाइड करता है, इसीलिए कहीं भटको मत, किसी से पूछो मत। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखो, आपको बुक पढ़नी है तो भैया कौन सी पढ़े, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, डालो सबसे बेस्ट बुक, यूपी पुलिस के लिए सबसे बेस्ट, जीडी के लिए सबसे बेस्ट, इतने सारे आपके जो है गाइड करने के लिए आपके टीचर्स भरे पड़े हैं इस पे। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की आज की डेट में जरूरत नहीं है। तो एक साल सफिशिएंट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, और क्या कहते हैं अपने पड़ोसियों को जो जल रहे हैं ना और जलाओ, रिश्तेदारों को जो जल रहे हैं और जलाओ। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।